मैडम क्या कर रहे हो आप? बस सर बैठे हैं सर। मैम ये निकिता निकिता मैम क्या कर रही हैं? मैम मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही खराब हो गया है। कैसे करें मॉक टेस्ट को, समझ में ही नहीं आ रहा है। पहले ओएमआर करूं, पहले पेपर स्कैन करूं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ मैं तो मॉक टेस्ट करते करते। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो सर जैसे कि निकिता मैम प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लैट एस्पिरेंट्स हैं जो सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं। बिल्कुल मैम, और आपकी जो प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट की प्रॉब्लम है, तो आज इस सक्सेस स्ट्रेटेजी बैच में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कैसे मॉक अटेम्प्ट करना है इफेक्टिवली। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो Yes. चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी तो सर। हमारे साथ है निकिता मैम, हमारे साथ है मानसी जैन मैम, Thank you, sir. और मेरे को तो आप जानते ही होंगे। हमारे प्यारे प्रमोद सर। राइट। तो आज हम सभी आपको बताने वाले हैं इस सक्सेस स्ट्रैटेजी बैच में कि किस तरह से आपने मॉक्स को इफेक्टिवली लगाना है, क्योंकि जिस तरह से आप मॉक टेस्ट को लगाएंगे उसी तरह से आपके क्लैट के स्कोर्स आएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करते हैं या अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं मैम कि मैम मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, और मॉक्स में मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर क्लैट में मार्क्स आने के तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो किस तरह से आपने इफेक्टिवली फ्रूटफुली अपने मॉक्स में स्कोर एनहांस करना है, अटेम्प्ट करना है, आज हम सभी इसी डिस्कशन के लिए जुड़े हैं। तो सबसे पहले निकिता मैम आप बताएंगे कुछ बच्चों को कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी की मॉक्स को कैसे लगाना चाहिए। राइट मैम। मैम जैसे कि अभी हम लोगों ने भी बहुत एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन की है, तो हमें भी पता है कि किसी भी चीज़ के लिए अपेयर करने से पहले हमें उसका स्ट्रक्चर और पैटर्न पता होना चाहिए। और मैम वो स्ट्रक्चर और पैटर्न को पता करने के लिए, इन ऑर्डर टू फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द पैटर्न, स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल, हमको ना पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। Correct. ताकि हम ये समझ सके कि क्या पैटर्न रहा है। जैसे मैम पिछले साल पैटर्न चेंज भी हुआ है, तो वो चीज समझने के लिए मुझे लगता है पीवाईक्यूज करने बहुत जरूरी है। Correct. और मैम इसके अलावा एक आपको ना स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मैम कि एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन, जैसे हमने बोला था रणनीति होना बहुत जरूरी यस है मैम, mocks के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप एक ही दिन में किला फतेह कर लेंगे, सब कुछ एक ही दिन में कवर कर लेंगे, तो वो तो नहीं हो पाएगा। सकता। आपको वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए और आपको एक स्टडी प्लान चाहिए कि आप ये चीज को इस दिन कवर कर रहे हैं। आप अपने गोल्स अच्छे तरीके से बनाकर कवर कर रहे हैं कि आज मुझे इतना करना है, इतना नहीं करना है। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करेंगे ना मैम, तब मुझे लगता है कि आप मॉक्स को अच्छे से कर पाएंगे। बिल्कुल मैम। टू एड ऑन टू दैट मैम, एक और स्ट्रैटेजी जो बच्चों को हेल्प आउट करती है वो ये होती है कि ओएमआर को कैसे फिल आउट करना है। मैम बहुत सारे बच्चे, क्योंकि अभी तक आपका मेन पेपर नहीं आया है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अगर आज मैं मॉक्स कर रहा हूँ तो सपोजिटली इस वाले का आंसर ए है, इसका बी है, तो उसी में टिक करते रहते हैं। ये अलग से एक पेपर पे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ई तो नहीं होता ऑल दो। तो यस, तो आप ये सोचते हैं यार ओएमआर को तो मैं मेन पेपर में भर लूंगा, लेकिन आप ये नहीं समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कि ओएमआर को फिल करने में भी आपका थोड़ा सा टाइम डेल्व होता है। मतलब वो माना सर्कल को सिर्फ कलर करना है, गोले के अंदर रंग भरना है, लेकिन वो रंग भरने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसकी आदत साथ साथ डालिए। वहां पर मैम बच्चे ना बहुत बार अक्सर ये गलती करते हैं कि पूरे 120 क्वेश्चंस का ओएमआर साथ में भरते हैं। एंड मैम आई हैव सीन मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे आके बताया कि मैम मैंने गलती से सेकंड का आंसर थर्ड में भर दिया, थर्ड का आंसर किसी और में भर दिया, तो वो रंगीन भरना था और वो बेरंग हो गई जिंदगी में वहां पर। तो ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैं बच्चों को बोलती हूँ कि या तो एक चीज है, या तो 10-10 क्वेश्चन का ओएमआर साथ साथ भरते रहिए, या फिर एक एक सेक्शन का भरते रहिए। वहां पर आपके गलती करने के चांसेस कम होते हैं। बट अगेन, जब भी मॉक्स करो तो ओएमआर को फिल आउट करने का साथ साथ आप एक हैबिट बनाइए, तो इसी तरह से आपका एक मॉक्स इफेक्टिवली अटेम्प्ट हो सकता है। राइट। और मैम जैसे कि अगर हम हर मॉक में ऐसे कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी ओएमआर फिलिंग की, जो आपको लास्ट डे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। मैम जैसे कि आपने भी बताया कि सेकंड का आंसर थर्ड में हो गया, मैम वो करते करते ना बाद में 10 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, तब जाके पता चलता है ना प्रमोद सर? बिल्कुल मैम, अब मेरा तो बस यही कंसर्न है कि अगर आप मॉक देने में, बहुत सारे स्टूडेंट है जो ऑनलाइन मॉक देते हैं, ठीक है ना, तो आपको ऑफलाइन मॉक देना भी चाहिए। सपोज आपने मॉक लगाया तो उसका पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आपने प्रिंट आउट निकाला, और कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से आपके पास ओएमआर की कॉपीज होनी चाहिए, तभी आप ओएमआर फिल करोगे। या फिर आप
कॉपी में लिख रहे हो फिर वहां फिल कर रहे हो, तो ये थोड़ा अलग हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको ओएमआर का प्रिंट आउट निकाल लेना है, आप क्वेश्चन करते जा रहे हो, उसके साथ मेरे हिसाब से आपने एक क्वेश्चन किया, आपका जो आंसर आया उसी समय ओएमआर फिल कर लोगे, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ना कि आपने एकदम लास्ट में, सपोज मेरे पास 5 मिनट बचा हुआ और मेरा पूरा पेपर हो गया और 5 मिनट में आप पूरा ओएमआर नहीं भर पाओगे। आधे बच्चों का सर पेपर भी छूट जाता है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सर अभी ना मेरा एक और डाउट है, और बहुत सारे बच्चे ना क्लासरूम्स में भी पूछते हैं कि मैम क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली मॉक अटेम्प्ट करते टाइम। अभी हमने ये तो सीख लिया है कि भाई हमें ओएमआर कैसे फिल करना है, अब पेपर करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? बिल्कुल मैम, ये क्वेश्चन आपका ही नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट का है। इवन जब हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाते हैं तो मेरे पास बहुत डाउट आते हैं, सर मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे, मॉक्स को अच्छे तरीके से करने की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। तो मैं हमेशा क्लास में यही बताता हूँ कि मॉक हमें ना 2 बार में करना चाहिए। अब 2 बार में का मतलब क्या है? सर इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या देते हैं आप? 2 सिटिंग स्ट्रैटेजी। क्या बात है सर, 2 सिटिंग स्ट्रैटेजी। यस यस यस, बिल्कुल तो सर। भाई सबसे पहला काम क्या करना है, सपोज आपके पास पेपर आया, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, पेपर को एक बार देख लेना है। 5 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कि पेपर कैसा आया है, ठीक है ना, पेपर टफ है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, या आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इजी, डिफिकल्ट या मॉडरेट क्या है। तो भाई हर पेपर में कुछ इजी क्वेश्चन, डिफिकल्ट और कुछ टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले आपको चेक करना है कि कुन क्वेश्चंस को आप तुरंत बना पा रहे हो, जिनको आप 1 मिनट के अंदर बना पा रहे हो, जिसमें आपको समय नहीं लग रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे बट इट मे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो पहले हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिन्हें आप तुरंत कर सकते हो, जिसमें ज्यादा समय नहीं लग रहा। क्यों भाई, चाहे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन करो चाहे इजी क्वेश्चन करो, मैम मार्क्स सबके तो उतने ही मिल बराबर, मार्क्स सबके बराबर है। तो क्यों ना हम पहले उन्हें अटेम्प्ट करें जिनसे हमें कॉन्फिडेंटली पूरे के पूरे मार्क्स मिल पाए, ठीक है। तो पहली शिफ्ट में आपको क्या करना होगा, आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा जिन्हें आप तुरंत कर सकते हैं, उनको कर लीजिए। सेकंड शिफ्ट में आप वो कीजिए जिनको आपको लगता है उसमें टाइम लगेगा और वो मैं बना सकता हूं, उसे कीजिए। और अगर उसके बाद समय बचता है तो उन क्वेश्चंस पे भी जाइए जिन पे हमें लगता है कि नहीं इनमें थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो अगर आप इस तरह से मॉक को अटेम्प्ट करते हैं तो आपका मार्क्स जो है ना अपने आप इनहैंस होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैम, क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेते हैं, ये मैं करूंगा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा भाई, मैं तो करके जाऊंगा। भाई आपने एक क्वेश्चन को ईगो पे लेना, पेपर ने आपको ईगो पे ले लिया, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज यही है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है स्किप इट, ईगो पे नहीं लेना है, कोई जज नहीं करने वाला तुम्हें, ठीक है ना। जज उसी पे होगा भाई आपका रिजल्ट कैसा रहा, आपका मार्क कैसा रहा है, ठीक है ना। तो मेरा बस यही कहने का मतलब है कि एक बार आप 5 मिनट पूरा पेपर देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए। जो क्वेश्चन पहले बन पा रहे उनको कीजिए और जो थोड़े से ज्यादा समय ले रहे उनको बाद में कीजिए। सर इससे ना एक्यूरेसी भी मेंटेन रहती है बिल्कुल अगर आप ऐसे करते हैं। लेकिन अब एक और डाउट है बच्चों का, ये तो हमने जान लिया है कि कैसे करना चाहिए, अब सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पहले मैथ्स करें, पहले लीगल करें, पहले इंग्लिश करें, पहले लॉजिकल करें, तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो इस केस में स्टूडेंट्स जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो एक आइडियल सीक्वेंस उनको मैचअप करना चाहिए अपने मॉक्स को देते टाइम। जैसे कि प्रमोद सर भी अभी मुझे बैकएंड पे बता रहे थे कि मैम स्ट्रॉन्ग एरियाज को पहले करना चाहिए। तो वहीं पर निकिता मैम मैं बच्चों को बोलती हूँ कि यार अगर आपका मोस्टली मैम बच्चों का लीगल रीजनिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आउट ऑफ ऑल द 5 सेक्शंस। सबसे पहले आप अपने सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया को मॉक्स में प्रैक्टिस करिए, तो बी द लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के बाद आप आइए अपने इंग्लिश सेक्शन या लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, क्योंकि आपका जो क्लैट का पेपर है वो टोटल 120 क्वेश्चंस का पेपर है और 3 सेक्शंस आपके रीडिंग बेस्ड हैं। तो अगर आप तीनों को एक साथ करोगे या शुरू में आप इजी सेक्शंस कर लोगे लाइक जीके या मैथ्स, तो वहां पर ना जब 3 सेक्शंस को आपको साथ साथ रीड करना पड़ेगा तो ब्रेन अक्सर ना टायर्ड हो जाता है मैम। यहाँ पर इतना सारे वर्ड्स पढ़ के, इतने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के, इतने सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस पढ़ के, तो आप ऐसे रखिए कि 2 रीडिंग सेक्शन रखिए, एक अपना जीके या मैथ्स रखिए, फिर वो तीसरा रीडिंग सेक्शन रखिए और 5th पे अगेन जीके या मैथ्स रखिए। तो फॉर दैट मैटर एक आइडियल सीक्वेंस जो अपने मॉक्स में लगा सकते हैं, दैट कुड बी लीगल रीजनिंग, English section, then comes to your maths or GK, then logical reasoning section, and last में again GK और maths जो आपने swap किया है। राइट मैम, नाउ आई वांट टू ऐड टू व्हाट यू जस्ट सेड। जब भी हमको मॉक टेस्ट मिलता है ना, तो जो उसके स्टार्टिंग के 5 मिनट होते हैं ना, वो बहुत क्रूशियल है। अगर आप उन 5 मिनट में इफ यू कीप योरसेल्फ काम एंड कंपोज्ड और आप स्कैन करते हैं एक एक 2-2 लाइंस की, मुझे ये आता है, जैसे सर आपने बताया कि ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं सबसे पहले करूंगी, ये मैं बाद में करूंगी, और आपने सीक्वेंस भी बना लिया है। पहले मुझे जैसे लीगल करना है, फिर मैं इंग्लिश कर रही हूँ, लॉजिकल कर रही हूँ, फिर मैंने मैथ्स कर लिया, फिर मैंने जीके कर लिया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बीच में जो वो कामनेस है, वो कंपोजर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी होने वाले हैं जहां पर आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपसे वैसे तो सॉल्व हो नहीं पाएंगे, लेकिन आपको वहां पर तुक्का मारना तो होता है, कुछ भी कर देना, लेकिन सोच समझ कर तुक्का मारना,
वो जरूरी है। is all about the calculated guess. ma'am. यस, Right. इट इज ऑल अबाउट दैट कैलकुलेटेड गेस, और वो आप कर पाएंगे जब आपको एलिमिनेशन करने का तरीका पता है। व्हेन यू नो दोज ग्राउंड्स ऑफ एलिमिनेशन व्हिच वी आर गोइंग टू डू इन द क्लास सून। निकिता मैम, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो उनका एक बहुत कंसर्न रहता है कि सर हम मॉक्स अटेम्प्ट करते हैं, राइट, हमने लगातार मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, इवन हम नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं कि सर एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएं। सर जैसे कि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैं ना इंग्लिश के लिए बताती हूँ कि जब भी आप पैसेज करने वाले हैं ना, आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना तो आपका दिमाग ऑलरेडी रिकॉर्ड करता है, एंड साइकोलॉजी सेज अगर हमें पहले से ही पता है ना कि हमें ये करना है तो फिर हम उसी चीज को ढूंढेंगे पैसेज में, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वो टाइमली प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो पाएगी। दूसरी चीज, जब पैसेज पढ़ रहे हैं आप लोग, तब आप नोट मेकिंग करने लग जाते हैं। बच्चे पूरा पूरा साइड में लिखने लग जाते हैं। आपको वैसे नहीं करना है, आपको मैपिंग करनी है। आप एक एक कीवर्ड लिखें ताकि अगर आप बाय चांस बाद में आपको दोबारा पूरा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और जब आप अपने आंसर्स कर रहे हैं तो आप उन आंसर्स को पहले करो जो आपको पता है कि ये शॉर्ट आंसर्स है। ऐसे तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे मैम वोकैबुलरी के ना ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें वर्ड का मतलब नहीं पता है लेकिन ऐसे ही गेस मार दिया है। Right, ma'am. Like antonyms, synonyms. बिल्कुल based मैम, questions. Right. वो right. सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। अगर आप वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे हैं तभी आप उन सभी क्वेश्चंस को छेड़ें। अगर आप वो सब नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप उसको स्किप कर दो बेशक। मैम मैं तो यही बोलूंगी कि जैसे आप जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो उन क्वेश्चंस को करो जिनके बारे में आपको पता है कि हाँ ये मेरा आंसर ठीक है और ये आंसर मैं कर पा रही हूँ। कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस बच गए हैं जो नहीं हो रहे हैं उनको मत ही करो क्योंकि वो नेगेटिव में जाने वाला है Point, ma'am. सो दैट इज व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंग्लिश। देन मैम पेपर अभी जैसे आप मॉक्स दे रहे हैं तो सबसे पहले इंग्लिश का जो सिलेबस है ना एक बार वो भी अच्छे से कवर करो। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके तो जाते हैं लेकिन मैम ग्रामर के पोर्शन को छोड़ देते हैं और ऐसे सोचते हैं वोकैबुलरी एक दो क्वेश्चन आएगा छोड़ देते हैं और वोकैबुलरी को इतना लाइटली लेकर चलते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यू हैव टू टेक एवरी पोर्शन सीरियसली क्योंकि भाई सभी पोर्शन के सेम मार्क्स है। बिल्कुल सो दैट इज व्हाट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अपनी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करो, जो तुक्के मार देते हो उनको कंट्रोल करो। राइट मैम। मैम इंग्लिश के लिए तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली मैम। एंड मैम व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर सब्जेक्ट? मैम लॉजिकल रीजनिंग में ना ये हो जाता है बच्चों के साथ कि ना ऐसा मतलब मैंने अक्सर देखा है विद द PYQs कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक आध पैसेज लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है तो वहां पर बच्चे ना ईगो पे ले जाते हैं। तो आपको वो चीज नहीं करनी है। कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग का अगर एक आध पैसेज बहुत डिफिकल्ट आ जाता है तो अगर आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो पेपर आपका नेगेटिव मार्किंग साथ साथ कैरी करता है। तो आप ये समझिए कि आपने वो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लिए लेकिन अल्टीमेटली वो आपके 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए क्योंकि पैसेज की लैंग्वेज बहुत ज्यादा हार्ड थी। तो अगर आपने क्विकली स्कैन कर लिया एक बार लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस को तो देखिए कि अगर जो पैसेज बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो एक्यूरेसी इंहांस करने के लिए आप उस पैसेज को अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। मतलब एनी डे 0 लाना बहुत ज्यादा बेटर है बजाय के माइनस में जाने से। तो वहां पर आप ये अप्लाई कीजिए। लीगल रीजनिंग के पैसेजेस में अगर आपको सपोज ऐसा नहीं होता कि पूरा पैसेज ना समझ में आया, ऐसा हो सकता है एट टाइम्स कि पर्टिकुलर पैराग्राफ नहीं समझ में आया या पर्टिकुलर सेक्शन का लैंग्वेज नहीं समझ में आया, तो अगर उस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है तो उसको आप वहां पर मत अटेम्प्ट करिए टू एनहांस योर एक्यूरेसी। आप सोचेंगे यार मेरे से इस पैसेज के 4 क्वेश्चन हो गए, ये एक कैसे छोड़ के मैं जा सकता हूँ, मैं तो इसको भी सॉल्व करके जाऊंगा, लेकिन वो पार्ट आपको पैसेज में समझ में नहीं आया था तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं टू एनहांस एंड मेंटेन योर एक्यूरेसी दैट यू आर डूइंग। Sir, what about maths on that note? तो बात करें तो केसलेट एंड DI आती है तो पैसेज तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा क्योंकि अगर आप पैसेज नहीं करेंगे जब तक आप टेबल नहीं बना लेते तब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं DI की बात करता हूँ तो DI में आप एक बार DI देख लो, उसके बाद सारे 5 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आप करोगे तो बेहतर रहेगा। लेकिन केसलेट में आपको पूरी केसलेट बनानी पड़ेगी। अगर आप केसलेट नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप उसमें आपको डेटा कैलकुलेट करना पड़ता है। इंग्लिश में क्या होता है कि मैम उसमें आंसर मिल जाता है लेकिन वहाँ पे आपको डेटा बनाना पड़ेगा। डेटा जब बनाओगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। और मेरा बस यही कंसर्न है कि भाई अगर आपको एक्यूरेसी बनानी है तो आपको ये पता रहता है कि मुझे किस क्वेश्चन को करना है किसको नहीं। अगर आपको लगता है कि 10% भी डाउट है ना तो यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन क्योंकि 10% में कहीं नेगेटिव वाला हुआ तो ठीक है मैम। तो बस यही था।
राइट राइट। तो यही सब है मैम, कुछ स्ट्रैटेजीज जो आज हमने बच्चों को ये मूल मंत्र दिए हैं कि आपको मॉक्स को इफेक्टिवली कैसे लगाना है और किस तरह से आपने उनमें स्कोर्स को एनहांस करना है विद द स्ट्रैटेजीज जो आपके सभी मेंटोर्स ने आज आपके साथ डिस्कस करी। एनी लास्ट वर्ड्स मैम? मैम यस, अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है मॉक्स को कैसे करें। अब मैम जो लास्ट चीज रहती है वो है एनालिसिस। जैसे सर आप हमेशा बताते हो कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस उसी टाइम करो, राइट मैम, उसको पोस्टपोन मत करो, क्योंकि अगर आपने पोस्टपोन किया तो आपका ज्यादा टाइम लगेगा। अब आपको वही सब चीजें जो आपने अभी पढ़ी हैं वो बार बार पढ़नी पड़ेंगी। फ्रेश होता है उस टाइम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब मैम एनालिसिस के लिए एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है ना, सपोज मेरा कोई टॉपिक गलत हो गया, उसके क्वेश्चन गलत हो गए, अब हमने उसी को उस समय पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम जब वो मॉक में आएगा तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे हमें अपने वीक एरियाज पता चलते हैं, साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि हमें किस टॉपिक पे और काम करना है और कौन सा टॉपिक हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीजें अगर हमें पता चल जाती है तो हम अपना एनालिसिस करते हैं और फिर हम मॉक्स में अच्छा अटेम्प्ट कर पाते हैं। मतलब अगर कोई कहता है कि ना मेरे मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, हम कंसिस्टेंट है नहीं है अभी, तो अगर आपको मॉक्स में मार्क्स बढ़ाने हैं तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। जरूरी है। और एनालिसिस का मतलब ये नहीं होता है कि बस आप ये देख रहे हैं ये गलत हो गया, ये ठीक हो गया, नहीं। आपको ये देखना है मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत हुआ है, मैंने क्या लॉजिक यूज किया था इधर। और अगर कोई बाय चांस कंसेप्ट की मिस्टेक आ गई है तो उसको रिवाइज करो और वो बैलेंस क्रिएट करो नए सब्जेक्ट्स को पढ़ने में और पुराने सब्जेक्ट्स को, पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करने में। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट डूइंग दिस, वो आपकी ग्रास्प नहीं बन पाएगी सब्जेक्ट्स पर और टॉपिक्स पर। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिसिस में भी और मॉक टेस्ट, और यही कुछ टिप्स हैं और स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आपका मॉक टेस्ट का स्कोर इंप्रूव होगा, हो सकता है। तो मिलेंगे सभी बच्चों से बहुत ही जल्द अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय।